जैसे यहाँ पे कि हमें इस फोर्स का दिया था F2 का भी इसका वर्क निकालना और इतना डिस्टेंस इधर को गया है जबकि, तो हम ना माइनस नहीं में निकालेंगे क्योंकि चीज़ तो उधर को किसकी है ना, -25 चलो। और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 20 न्यूटन साथ वाले से, क्योंकि वर्क जो हम निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर फोर्स का तो उसी को देखना है, बाकी सारे बाहर में जाएंगे, ठीक है। जब एरिया निचली तरफ का तो माइनस होगा वो पता है, और यहाँ पे भी हमें फिर से टी निकालना था और सेम साइड के कंपोनेंट लेने हमेशा सोच समझ के, ठीक है, कौन से कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे यहाँ पे जिस आर एफ डॉट आर साइन 60 डिग्री आया था ना, ये कॉस, क्योंकि आर यहाँ पे है, रिजल्टेंट इधर है तो कॉस इधर है, साइन इधर है, बस तो उस लाइन में आ गया। अब एफ डॉट डी एक्स से हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ही दे दी सीधी सीधी, बस उसको सॉल्व करना था और 0 to 1 निकालना था, तो सॉल्व करके डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। जब भी स्ट्रिंग आ जाए ना तो पहले एन एल एम ओ एम ही निकालना है, जिससे टी निकल जाएगी ताकि हम अपना फोर्स निकाल सके। और एम ए वगैरह तो टफ होती है, टी इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ पे जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें वर्क पूछा था तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ। और 20 न्यूटन वाले से भी पूछा था हमें, तो 20 का तो सीधा है कि 20 है और 10 है तो 200 जूल लग गया। लेकिन जो फ्रिक्शन है कि उसने कितना काम किया है, तो यहाँ पे 0.3 दिया है, तो फ्रिक्शन क्या होती है म्यू इंटू एन, तो 0.3 इंटू 50 कितना हो गया 15 न्यूटन। तो एफ डॉट एक्स करना है हमें 15 न्यूटन इंटू एस 150 -150 जूल, क्योंकि अपोजिट लगेगा ना, तो ये होगा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। जब ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव है बाय जी फोर्स, नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है वर्क डन। और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं तो एम जी एच होता है जो वर्क डन होता है ना ग्रेविटेशन फोर्स का। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना था कि इसका क्या है, तो 37 देख कहीं 5-4 नगर देना, आगे क्या पता कुछ और ही हो। तो बस तो पहले टेंजेंट 37 डिग्री लिखना इक्वल टू पी बाई बी, और टेंजेंट 37 होता है 3/4, बस पी निकालने है ना उससे, और उससे उसके बाद वर्क डन जो पूछा था 9/4 एम जी, एच पी होगा साथ में। अच्छा एच तो यही है 9/4 और एम जी। और स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट ही लगती है, खिलाफ ही काम कर रही होती है, क्योंकि उसको छेड़ रहे हैं ना, वो मेन पोजीशन पे रहना चाहते हैं तो हमेशा नेगेटिव होती है। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है और स्केलर होती है। और रीज़न क्या है इसका मैंने जो दिया है, क्योंकि वो वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे नेगेटिव भी ले लो हम उसको। और स्पीड है तो नेगेटिव तो होगी ही नहीं। के ई होता है पी स्क्वायर बाय 2m, और पी होता है √2m के ई। अगर सेम मोमेंटम है तो सेम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम बड़ा है मान लो, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बड़ा है। और के ई अगर सेम है तो मोमेंटम सेम हो, ये जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है पर मस्ट नहीं है। अगर मोमेंटम सेम है तो, और काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो सॉरी तो इन्वर्स कर लेना है बस मास को। और अगर वेलोसिटी स्पीड सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है काइनेटिक एनर्जी के मास को। और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो √m से करना है, ठीक है। इसमें मैं गलती कर चुका हूँ, जो <5% वाला डीपी में मेरे से गलती हुई है। जैसे काइनेटिक एनर्जी दी और <5% आया था उसमें 3%, तो यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकालना है डेल्टा के ई बाई के ई इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई पी, जो रिलेटिव एरर हम निकालते थे ना, बस वैसे करना है, बस 2 2 4 हो गया। तो वहाँ पे 1.5 था ना, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, डायरेक्ट आंसर आना था। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है तब मतलब 10% से ज़्यादा है तो ये वाला दूसरे वाले फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे था कि मोमेंटम इंक्रीज किया 200%, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, तो मोमेंटम इंक्रीज किया है यानी कि 200% किया, तो 3 pi हो गया इनिशियल से। तो बस के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, यहाँ पे 2m m तो कॉन्स्टेंट है तो पी स्क्वायर करेंगे हम, तो 3 pi था ना, तो बस उसको 9 pi हो गया, और उसको इंटू 100 करेंगे बाद में। तो पहले परसेंटेज हटाना है बट कर, फिर उसको सॉल्व करना है, और 100 से कितना है ऊपर नीचे वो देखना है। यहाँ पे 900 आ गया तो 800% बढ़ गया ये। तो स्टेप्स हैं, परसेंटेज हटाओ फिर पुट करो सॉल्व करो, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 लास्ट में फिर से करो, बस ये है सब कुछ। और 300% में भी ऐसे ही है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की 300%, तो ये टोटल 400/100 हो गया, 4 की पी इक्वल टू √4 आ गया, 2 और इंटू 100 करना, 200 पहले 100 था तो 100 और बढ़ गया। अगर कम किया है 19 तो 81 हो जाएगा, 81/100। और काइनेटिक एनर्जी को जैसे यहाँ पे कम किया है तो रूट के ही होता है वो, रूट के ही लेना है, मास मोस्टली करता है इसमें डिपेंड। अरे बड़ा है तो 169 हो गया, यहाँ पे ट्रिपल सर है 13/10 इंटू 100 होगा तो 130 आंसर आएगा, तो मतलब 30% बढ़ा है आगे को। यहाँ पे 150/100 है तो एंड में सॉल्व करके हमारा 225 आया, यानी कि 125% बढ़ गया वर्क एनर्जी फॉर एम। लेकिन जितनी मर्जी वर्क डन है सभी लग रहे हैं जो, उनका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है सब कुछ, सारे वर्क डन इक्वल टू। और उसको निकालते हैं हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमें एक्स दिया होता है मोस्टली, और हमें वी को में की तरह में उसको पुट करके स्क्वायर करके उसका, तब आंसर आ जाता है हमारा।
यहाँ पे भी ऐसी है जैसे ए रूट एक्स है, यहाँ पे तो हमें एक्स इक्वल टू 4 मीटर दिया, तो ए रूट एक्स की जगह हमने ए रूट 4 पुट किया और आंसर निकाला है। और इस वाले क्वेश्चन में म्यू 2 tan थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है। चेंज नेगेटिव हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, पर वो नहीं होगा। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो कई काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वर्क डन अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, चेंज उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव है, वर्क इक्वल है एक दूसरे के। अगर वर्क डन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, चेंज काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब कि क्योंकि चेंज है ही नहीं। मतलब सिंपल सिंपल भाषा है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के रखते हैं तो शायद थोड़ी अच्छा नहीं लगता लोगों को। चेंज नेगेटिव हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, जहाँ पे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, और जब भी ऐसा हो ना कि ऊपर से ड्रॉप किया और सिर्फ जी लग रही है, ये अस्त्र है एक तरह का। अगर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है किसी चीज़ पे, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं, तो रूट वी इक्वल टू रूट 2 GH होता है, बस उसको पुट कर देना। उसके बाद हमने हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर में, और नीचे भी ऐसी है जो पेंडुलम है, और ऊपर हमने हेमिस्फेयर हाफ हेमिस्फेयर किया था, तो दोनों में रूट 2GH ही आएगा। और उनको MGH से बराबर करेंगे, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी MGH होता है, तो V इक्वल टू रूट 2GH आ जाएगा। तो बस जिनमें V पूछा है मोस्टली में, यहाँ पे 5 kg को ड्रॉप किया था नीचे 20 मीटर। हमने एक DPA में भी क्वेश्चन किया जिसमें 50 kg को ग्राउंड पे गया था। वो ग्राउंड से ग्राउंड भी जा सकते हो आप नीचे, को जरूरी नहीं है कि ऊपर कोई कूदा हो। अगर फ्रॉम ग्राउंड भी लिखा है ना, तो भी क्या पता हो नीचे को दूसरे ग्राउंड पे गए हो, तो वैसे भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन लग रहा था, एयर फ्रिक्शन का मतलब वर्क डन पूछा हमारे से, और डेल्टा के ही है, तो ड्रॉप किया है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो हो जाएगी, और फाइनल हमें निकालने को आता है, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी दी हुई है, बस उसको निकाल देनी है, और MGH भी आपके पास है, तो बस आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर गई है चीज़ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर गया ना, तो ऊपर जाके फाइनली जीरो होनी है, तो दूसरी थोड़ी होनी। और जब ऐसे ऊपर से हमें फेंक दिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछा होता है, तो MGH इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर का माइनस वी आई स्क्वायर ही करेंगे, और वी एफ इक्वल टू मतलब ऐसे निकाल देंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई जीरो नहीं हो रहा है, डेल्टा के ही है, मतलब वी डब्ल्यू वर्क डन बाय ग्रेविटी करके ही है। अगर हम नीचे को फेंके, ऊपर को फेंके, या सामने को फेंके, तो डिस्प्लेसमेंट सबका सेम ही होगा। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है तो यही होगा 2GH इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा ध्यान में रखनी है। अरे स्पीड है, ठीक है, क्योंकि हम स्पीड नाप रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो बस तो हमें तो डायरेक्शन तो हमने देखनी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही होगा नीचे को, डिस्टेंस नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट ही होगा नीचे को, क्योंकि वर्क डन है साथ में। और यहाँ पे 4R था, उसका 2R हो गया, बस 2√4 GR आंसर आ जाता है H को हटा के। अगर कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है V स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन T स्क्वायर, क्योंकि V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन T की पावर 1 होता है अगर फोर्स कांस्टेंट होती है। यहाँ पे X फिर से दिया है, मैं उसको V में कन्वर्ट करके हमने उसे सॉल्व कर दिया। और अगले वाले में फ्रिक्शन किया, तो म्यू MG तो आपको पता है, बस S भी होता है साथ में जब वर्क डन निकालेंगे ना। और यहाँ पे X साइन थीटा भी होगा जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी एक तरह नीचे की तरफ को लगेगी ना, तो एक्स साइन थीटा लेंगे, क्योंकि ये वाला एक्स है, तो ये एक्स साइन थीटा होगा इस वाले क्वेश्चन में। अगले वाला हमें ये है कि इनिशियल से हम वो U/20 कम हो गया, तो 19U/20 आ गया। F.D हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें पता है कि N पूछा हमसे भी, लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द बुलेट, तो N F.D भी 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो बस F.D यहाँ पे था ना, तो बस इसको यहाँ से पुट करके एन निकाल के यहाँ पे N पुट करके आ जाएगा आंसर। यहाँ पे √x+2 t दिया है, तो बस x निकालना है, उसके बाद v निकाल लेना है हमें। और फर्स्ट 4 सेकंड पूछा है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे कितना है और t इक्वल टू 4 पे कितना है। अगर 4 से यहाँ पे -4 और 4 है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी सेम ही रही है, क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड मैटर करती है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। अगर मास कांस्टेंट फोर्स है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m के। और अगर फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, तो मास के बराबर होगी ना, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं कभी, क्योंकि मास नहीं बढ़ता कभी, तो वो भी नहीं बढ़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन आएगी एनर्जी और मास की, उसकी कांस्टेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m0। यहाँ पे हमने MGH प्लस MGH किया है,
और रो वी जी की एच की है, और रो वी का मतलब है क्योंकि एम इक्वल टू रो इंटू वी होता है ना, तो मतलब सिग्मा वी डेंसिटी अलग अलग निकाल के हमने आंसर निकाला है इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नीट में पूछा आ रहा है।